हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। क्लास 10th मैथ की क्लास है ना। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, क्या किया भूल जाओ उसको, है ना। अब आगे आज 6 फरवरी हो चुकी है ना। तो क्या है कि 15 दिन ही बचते हैं हम लोगों के पास ले देखे, है ना। 15 दिन में इतना पढ़ सकते हैं कि हम 90+ आराम से ले सकते हैं ना। लेकिन क्या है, उसके लिए आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हमें इतनी घंटे पढ़ाई करनी है। अब नहीं कुछ भी करना है ना, इधर उधर जो भी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हो वगैरह वगैरह, उसको सबको बंद कर दो, है ना। अब केवल पढ़ाई फोकस करो। 15 दिन भूल जाओ, कोई भी रिलेशन, कोई भी कितना भी कुछ आता है सब कुछ भूल जाओ। केवल पढ़ाई पे फोकस करो अच्छे से, और एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएगा अपने आप, और अच्छे नंबर आएंगे। इतना पर्याप्त टाइम है 15 दिन में ना। एक महीने में बच्चे टॉप कर जाते हैं ना, 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। तो क्या है कि हम आज आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको लगा के जाइएगा। और आप लोगों ने पहली प्रीवियस की जो क्लासें दे रखी हैं हमने, वो नहीं देख रखी हैं, तो एक बार एग्ज़ाम होने से पहले ज़रूर से देख के जाएं। काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, है ना। तो एक बार ज़रूर से देखें। और सभी ये वीडियो ना सारे बहन भाइयों के पास पहुंचनी चाहिए, ये तुम लोगों की गारंटी है। और मतलब तुम लोगों के ऊपर है ना, कि भेजना है ना, सबका भला हो जाए, है ना, सबका बिल्कुल। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। ऐसे धुआंधार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पिछली बार लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या कह रहा है हमारा कि x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। सॉल्यूशन कैसे भी करेंगे। अब तुम लोगों को पिछली क्लासों में हमने बता रखा है, क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया रहेगा तो और के अल्फ़ा लैम्डा वगैरह ऐसा कुछ दे रखा होगा, उसका मान पूछेगा। बस कुछ नहीं करना तुम्हें। जो मूल होता है ना, वो ऐसा समझ लो x के वैल्यूज़ हैं, मूल, या इन्हीं को शून्य बोलते हैं हम लोग। तो शून्य के इसको सेटिस्फाई भी करेंगे क्वेश्चन को, है ना। इसको सेटिस्फाई करेंगे तो -2 रखेंगे, तो x बराबर -2 रखने पर k का मान आसानी से आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं ऐसे वाले, है ना। तो -2 का स्क्वायर प्लस kx - 6 = 0, है ना। तो -2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, प्लस का हमने तुम लोगों को बता रखा है। x का मान यहाँ तुम लोगों ने रखा ही नहीं, k का मान -2, x का मान -2 रख रहे हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा -2k - 6 = 0। तो ये आ जाएगा, देखो -2k ऐसे ही रहेगा, प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का बचेगा 2 = 0। अब ये पक्षांतर कर लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। वो बराबर -2 है, इधर आ जाएगा +2, तो k -2 गुणा में आ जाएगा इधर भाग में, है ना। तो k बराबर -1। ये तुम्हारा देख लो ऑप्शन में आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर C तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना तुम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ना आग लगा देना, है ना। सबके पास शेयर करना। जितने भी हमारे भाई बहन बचते हैं ना, इस जो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में देने वाले हैं, सब भाई बहन के पास पहुंच जानी चाहिए वीडियो, है ना। उनका भी क्या है भला हो जाए, तुम लोगों का भी नाम रहेंगे कि हाँ किसी सर की वीडियो, तो आकाश सर की वीडियो भेजी दुनिया में, है ना। ओके, तुम लोगों का बनता है तो शेयर कर देना, है ना। एक बार मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ वैसे भी। तो क्या है कि चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। ये देखना, वीडियो पूरी देख लेना आप लोगों को लगता है कि हाँ कि सच में मेहनत की गई है और क्वेश्चन अच्छे कराए गए हैं, तो क्या है एक बार शेयर एंड लाइक जरूर कर देना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तर है। मतलब विविक्तर निकालना है। एक क्वेश्चन विविक्तर का 100% आता है एग्जाम में, है ना। मैं क्या है कि एक ही क्वेश्चन करा के जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टॉपिक की बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो देखिए, ये तुम्हारी द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 6x + 4 = 0, ठीक है।
तो यहाँ से देखेंगे हमें मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हम तुलना करेंगे तो ए बराबर 3 आ जाएगा, बी बराबर देखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब विविक्त कर क्या होता है नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आज जान जाओगे, है ना। विविक्त कर, हाँ चलो, विविक्त कर होता है डी, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी ए बी सी के सारे वैल्यू पता है, बस तुम लोगों को यहाँ पर क्या रखना है, उठा के वैल्यू रख देना है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। -6 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है तुम्हारी 3 और सी की वैल्यू है 4। बस इनको सॉल्व कर देंगे। -6 का स्क्वायर मैंने फिर बहुत बार बताया है, किसी का भी स्क्वायर हमेशा धनात्मक रखते हैं। -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 36 और -4 चौको 16, 16 3 48। ठीक है, तो माइनस का आया तुम्हारा 8 से 6 घटाओगे 2 और 4 से 3 1 12। माइनस का 12 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि यही पूछ लीजिए, विविक्त कर से कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे दे दिया कि मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति पूछेगा तुमसे कि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, बराबर होंगे, ऐसा है ना, ऐसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना। तो क्या है कि तुम्हें डी निकालना आ गया, जो डी बोलते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया तुम लोगों ने। अगर इसमें कंडीशन कैसी बनती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया तुम्हारा बराबर 0, सबसे पहले आ सकता है 0, है ना। अगर 0 आ गया, अभी यहाँ पर तो नहीं आया 0, अगर 0 आ गया तो मूल तुम्हारे, तो समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न नहीं होंगे, बराबर होंगे। वास्तविक के साथ तुम लोगों का क्या है कि भिन्न भिन्न निकलता है ना, वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक है, वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक, और नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा भी तो आ सकता है, हो सकता है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आता है ना। तो धनात्मक आएगा तो मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल समझ लें, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। अब यहाँ पर होंगे कैसे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। और तीसरी कंडीशन ये यहाँ पर भी तो ये धनात्मक नहीं है, 0 से बड़ा भी नहीं है ना, निगेटिव है, निगेटिव। तो तीसरी कंडीशन तुम्हारी यही है, देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 आ जाए ना, मतलब 0 से छोटा आ जाए, इक्वल नहीं। ठीक है, तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक वाले तुम तो एक समीकरण 11th में पढ़ने वाले हो आगे, अगर मैथ लेते हो तो। ठीक है ना, तो क्या बहुत आसानी से इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है, ये कंडीशन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या ये सीधा सीधा तुम लोगों को सीधा से पूछेगा तो आसानी से हो ही जाएगा, है ना। तो क्या है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो जाता है यहाँ। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो भाई, तीसरे क्वेश्चन से आगे, तीसरे क्वेश्चन में चलने से पहले क्या है कि तुम लोग एक बार बहुत अच्छे से शेयर कर दें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक नंबर 100% आना है, तो क्या है कि तुम लोगों के दोस्तों का भी भला हो जाए। और क्या है कि इसलिए क्या कि हर बच्चा एक बार जोर लगा के शेयर करेगा और वीडियो को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे, है ना। आगे तुम लोगों को ये क्लास ना बहुत फाड़ू होने वाली है ना, आगे देख लेना। चलिए, और भला हो जाए सबका, यही अच्छा है, पेपर अच्छे करके आए तुम लोग, मैं भी यही चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का देखना, अभी क्या इस क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है हम लोग पता करें। जैसे ये 2 समीकरण तुम्हें दिए रहेंगे, जैसे अगर हम स्टैंडर्ड समीकरण ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं a1x प्लस a1x प्लस b1y, स्टैंडर्ड समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह से समीकरण दे रखे होंगे। दूसरा समीकरण दे रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना।
तो ये समीकरण दे रखे होंगे इस तरह से, है ना, रैखिक समीकरण जैसे इस तरह से दे रखा हूँ। तुम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 तो दिख ही रहा है, आराम से निकाल लोगे, निकालना चाहोगे तो ध्यान से देखो। तो A1 आ जाएगा 1 और B1 आ जाएगा 2 और C1 आ जाएगा 5, आसानी से निकाल लोगे। दूसरे समीकरण के लिए क्या, A2 आ जाएगा -3, B2 आ जाएगा -6, C2 आ जाएगा 1। वैसे तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन से निकाल के कर लेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हें 2 समीकरण दे रखे होंगे, अभी क्या सवाल में सवाल निकालेंगे, उसके लिए कर रहा हूँ। वैसे तो एक मिनट का क्वेश्चन ही, आसानी से बहुत जल्दी कर ले जाओगे अगर तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट, मैथ क्या है, मैथ में कॉन्सेप्ट चलता है। अगर तुम लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना तो मैथ ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते, है ना। मैथ तो बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। देखो अब यहाँ से तुम लोग निकालोगे सबसे पहले A1 बटा A2, ठीक है, और फिर B1 बटा B2 निकालोगे। सबसे पहले यहीं पे देखोगे कि बराबर है। अब यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं, या तो A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाए। तो सबसे पहले यही करते हैं। अगर इतना आ जाए कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा C2 तो हमें आगे निकालने की सवाल ज़रूरत ही नहीं, यही सवाल हमारा हल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगी, मतलब एक बिंदु पर मिलेंगी, है ना। रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है ना। अब प्रतिच्छेदी होंगी तो मतलब इसका एक हल होगा, या अद्वितीय हल बोलते जिसको हम, अद्वितीय हल होंगे समीकरण के, है ना। समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऑप्शन बनेंगे, अभी बता दें, देखो तुम लोग यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 तरह के, वो तीनों प्रकार के हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं। A1 बटा A2 ऐसा भी हो सकता है कि B1 बटा B2 के बराबर आ जाए, जरूरी है थोड़ी ना कि हर बार बराबर ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि B1 बटा B2, तब हम लोग निकालेंगे C1 बटा C2 भी। अब ये भी हो सकता है B1 बटा B2 की इसके ये बराबर ना आए, और हो भी सकता है बराबर आ जाए, वो तीसरी कंडीशन में हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि बराबर ना आए तब क्या होगा, तब रेखाएं, समझ लेना, बराबर आ जाए और ये बराबर ना आए, रेखाएं समांतर होंगी। अब समांतर रेखाएं तुम लोग जानते हो कैसी होती हैं, ऐसी ऐसी, है ना। ये लोग मिलती नहीं है ना, रेखाएं समांतर तो हैं, ये कभी मिलेंगे नहीं, अनंत तक बढ़ाने पर जो ना मिले वही रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब मिलती नहीं है, अब एक तुम्हारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो किस बात की, है ना, किस बात का कोई मतलब है हम तुम लोगों का, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा यार, कोई हल नहीं। अब लेकिन हमारा तुम्हारा रिलेशन कैसा है वो अभी बताएंगे तीसरी कंडीशन में। सा देखो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जैसा हो सकता है A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 के, और बराबर आ जाए C1 बटा C2, मतलब तीनों चीज़ें बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या है, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। मतलब क्या, संपाती रेखा समझते हो कि एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारा मतलब है, मेरा भी मतलब है तुम लोगों से बहुत सारा, कि एग्ज़ाम में क्या है बहुत अच्छे से नंबर लेके आओ, 90+ है ना, सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, और क्या है बाकी तुम लोग का है ना, कि एक के ऊपर हम लोग है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, है ना। तो क्या है कि एक के ऊपर एक रहता तो बहुत सारा है, बहुत सारे, है ना, ठीक है, बहुत सारे अनंत हल हो जाएंगे इसके समीकरण के अनंत हल होंगे। अब देखो हमने तुम्हें बता दिए 3 तरह के, इसमें देखो अभी यहाँ ऑप्शन दिए हैं हल वाले, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, मतलब ये अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत हल। ऐसा भी हो सकता है रेखा, ऐसे ऑप्शन दे रहे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, संगत और असंगत, 2 चीज़ें ही हो गई। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऑप्शन कैसे हो सकता है कि रेखाएं मतलब संगत होंगी, असंगत है, कितने हल, इनके हल संगत होंगे असंगत होंगे। संगत असंगत, अगर तुम्हें वर्ड हिंदी अच्छे से आती है ना तो हिंदी बहुत
इसमें फ़ायदा करती है। मैथ में ना ये समझने में बहुत आसानी हो जाती है। वैसे संगत का मतलब ही तुम लोगों को पता है, किसी की संगत में आओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो आपके बिहेवियर में चेंज ज़रूर आएगा, है ना। हो सकता है कि वो हो सकता है पॉजिटिव भी चेंज आए, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, है ना, दोनों हो सकते हैं। अच्छे भी बदलाव आ सकते हैं तुम्हारे अंदर और बुरे बदलाव भी, लेकिन कुछ ना कुछ आना चाहिए ज़रूर, है ना। अगर कुछ नहीं आया, जैसे थे वैसे ही रहे, तो क्या कुछ होगा, तो मतलब उसका मतलब वो हो जाएगा असंगत में आ जाएगा। संगत मतलब कुछ ना कुछ असर होगा, और असंगत मतलब कुछ भी असर नहीं, जैसे थे वैसे ही हम हैं, है ना। तो क्या है कि देखते हैं, देखो यहाँ पर कुछ है, रेखाएं अद्वितीय हल होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर है, मतलब हल आ रहे हैं, हल आ रहे हैं, मिल रहे हैं तो हल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा संगत, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर A1/A2, यहाँ पर देख रेखाएं समांतर है, मतलब एक दूसरे से मिल ही रहे हैं ना, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा, कोई हल असंगत होंगे, कभी नहीं होंगे ना। जब तुम लोग मिलेंगे नहीं किसी से तो संगत कहाँ से हो जाएगी। अच्छे तुम लोग कहाँ से सीखोगे कुछ, जब तुम लोग हम लोग को जानोगे, मेरे को जानोगे नहीं तो कहाँ से सीख जाओगे, है ना। इसलिए क्या है, तो पहले जानो और क्या है कि और लोगों को भी जन्माएं, ठीक है ना। हाँ, तुम लोगों का है, ठीक। अब रेखाएं समांतर कब होंगी, समांतर रेखाएं देखो, हाँ ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया ये असंगत हो गया, ठीक। अब क्या है, सारी चीज़ें बराबर, बहुत सारा मिलना है। अरे तुम लोगों में क्या है, बहुत सारे चेंज आ रहे हैं ना, कोई 90 91 लेकर आ रहा है नंबर, कोई 92 लेकर आ रहा है 90, ये बहुत सारे चेंज है ना। पढ़ लिख के आ गए ना, मेरे से पढ़ के गए, नंबर लेके आए, ठीक। तो क्या है कि ये चेंजेस है बहुत सारा, तो क्या है संगत हो गया ना, संगत ही संगत है। अब देखो 3 तरह के ऑप्शन बनते हैं, संगत असंगत से, रेखाएं अद्वितीय हल, इससे 3 तरह के क्वेश्चन होंगे तुम पे सॉल्व। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, है ना। 1 नंबर यहाँ से तुम्हारा पक्का होने वाला है, नोट कर लो ये बात, है ना। अब देखो यार इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसान है। अब हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है A1 A2, बस हम लोग देखेंगे x का गुणांक कितना है 1 लिख दें, वहाँ देखेंगे x का गुणांक कितना है -3 लिख दिया, और यहाँ y का गुणांक देखेंगे कितना है 2, वहाँ कितना है y का गुणांक -6। देख लो पहले क्या कि ये बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर होगा तो आगे चलेंगे, अन्यथा यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 1 3 मतलब 1/-3 बराबर आ रहा है ये बराबर आ गया, ओ तो मतलब C1/C2 आगे हम जाएंगे, अन्यथा नहीं, यहाँ बराबर नहीं होता यहीं ख़त्म कर देते हैं हम लोग, क्या कहते थे, खेल खत्म, अद्वितीय हल हो जाता, कहानी ख़त्म। आगे देखेंगे बराबर आया तो C1 तुम्हारा 5 है, C2 1 है, तो ये बराबर आया है, तो इसका मतलब बराबर है, क्या दिख गया आंखों से दिख जाएगा, 5/1 क्या -1/3 बराबर, तो अंदर से आवाज़ आएगी नहीं सर ये अब बराबर नहीं है। तो तुम्हें पता चल गया A1/A2 बराबर V1/V2 और C1/C2 के बराबर नहीं। अब ये तो कंडीशन तुम्हें पता है बहुत आसानी से, ये क्या है, इसके कैसे होंगे अद्वितीय हल, मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, है ना, रेखाएं समांतर है, तो इसका कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गा तुम्हारा बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओ, ये नोट कर लें जरूर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले इस दुआदार सेशन में आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार क्या है तुम लोग जरूर याद कर लेना, अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं किए है ना याद, तुम्हारा मेरा केवल 4 मिनट का वीडियो पढ़ रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, याद ना हो जाए तो मुझसे कहना है ना, वापस आ जाना, कमेंट कर देना कि सर मुझे याद नहीं हुई, तो मैं तुम्हें दोबारा दूसरी वीडियो बना के दे दूँगा, 100% याद हो जाएगा, है ना। तो एक बार क्या है कि वो वीडियो देख लेना आके, अगर नहीं याद किया देखो याद कर लोगे तुम्हारा फ़ायदा है। देखो 8-10 नंबर का यहाँ से रहता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो तुम उन्नयन और अवनमन कोण से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो रहता है, लॉन्ग में आता है भाई 6 नंबर में क्वेश्चन, तुम्हें छोड़ के आना है तो मत करो याद, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि तुम ट्रिग्नोमेट्री टेबल ज़रूर याद करो, नहीं आ रही है तो मेरे पढ़िए अच्छे से, मैंने बता रखा है, याद हो जाएगी ट्रिक के साथ, है ना। तो एक बार वो वीडियो देख लें, अब तुम लोगों के ऊपर है ना। 6-2-8 नंबर का तो पक्का आने वाला है कि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी तुम 8 नंबर कर ले जाओगे। चलो देखते हैं, sin स्क्वायर 60 अंक माइनस sin स्क्वायर 30 अंक का। देखो अब क्या करोगे, अब तुम्हें मानी याद नहीं, बच्चा क्या है ये तो चलो ठीक है, कैलकुलेशन गुणा भाग कर लेगा, क्या उसमें टेबल याद नहीं है, कैसे कर पाएगा। पर टेबल याद है आसानी से, कुछ है ही नहीं इस सवाल में, बस sin 60 का मान पता होना चाहिए sin 30 का, है ना। तो sin 60 का मान पता है तुम लोगों को,
√3/2 और उसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भाई लो। और साइन स्क्वायर 30 का मान तुम लोग पता है 1/2, 1/2 लिख दिया, उसका स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया लो। √3 का स्क्वायर ये 3 हट जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हर समान है तो सीधा सीधा जोड़ दो, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4 मतलब कितना आ जाएगा 1/2 है ना। बोलो देखो है ऑप्शन में, कितना इजी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। है कुछ। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है ना। देखो यदि tan थीटा बराबर तुम्हें दे रखा है 8/15, अब तुम्हें याद होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तुम लोगों को बचपन से तुम्हारे सर लोग पढ़ाते आ रहे हैं कि लाल बटा कक्का याद कर लो, नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लो भाई, बता दे रहा हूँ। ये वैसे प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, बताने की ज़रूरत है नहीं। चलो कराते हैं क्वेश्चन। ये हो जाएगा साइन का हो जाता है लाल लंब बटा कड़, ये हो जाता है कॉस का और ये हो जाता है tan का। tan का हो जाता है लंब बटा आधार, मतलब ये लंब बटा आधार, ठीक है। इसका उल्टा साइन ये हो जाएगा कोसेक का कड़ बटा लंब और ये हो जाएगा सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा और tan का उल्टा होता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट का आधार बटा लंब, ठीक है। अब देखो लंब पता है आधार पता है, सीधा तुमने बनाया त्रिकोण समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ठीक है। पता होना चाहिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हो जाती है। कड़ तुम्हारी कड़ तो दिया नहीं, अब लंब। अब देखो यहाँ से थीटा तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ थीटा लिया तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तुम्हारा 8, आधार हो जाएगा 15। नाम दे दो, नहीं अच्छा लग रहा तो ABC में पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे, कर्ण का मान निकालोगे, फिर तुम्हें देखो कोसेक क्या निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है ना। कोसेक थीटा होता है तुम्हारा देखो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण पता होना चाहिए तुम्हें, है ना, कर्ण बटा लंब, है ना। तो देखते हैं, अगर तुम में थोड़ा सा अगर दिमाग होगा ना, कर्ण बटा लंब मतलब हमें पता चल जाएगा लंब बटे में तो 8 आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग होगा ये भी नहीं करोगे, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बटे में 8 दिख रहा है, यहाँ से भी कर लिया। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, तुम्हें क्वेश्चन से नहीं हो रहा है अभी, ये नहीं निकाल पा रहे हो, यहीं से हो जाएगा 17/8 मतलब बटे में 8 आएगा तो यहाँ से हो जाएगा। नहीं आ रहा तो अब करेंगे तो है ही हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या, कर्ण इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। देखो कर्ण तुम्हारा पूछा है तुमसे BC का स्क्वायर हो जाएगा, लंब तुम्हें दे रखा है 8 का स्क्वायर और आधार दे रखा है 15 का स्क्वायर। स्क्वायर भी याद कर लें भाई 30 तक, नहीं है तो याद अभी तो तुम लोग मत करो, अपना पढ़ने के लिए काफ़ी है, वो पढ़ते रहो। तो BC का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 4 5 9 289 होना चाहिए आई थिंक, ठीक है ना। तो BC बराबर इधर वर्ग है तो इधर हो जाएगा वर्गमूल 289। तो BC बराबर वर्गमूल से बाहर आना चाहिए प्लस माइनस, लेकिन हम लेंगे केवल प्लस, क्योंकि ये BC क्या है, एक दूरी है और दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए, ठीक है। तो कर्ण तुम्हारा आ गया कितना 17, बस यहाँ मान रखना है, वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। हमने तुम्हें बता दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आंसर मार दोगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन प्रायिकता से आ गया। इस बार तुम्हारे एग्ज़ाम में ना पता होना चाहिए तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहले तो स्मार्ट स्टडी करनी तुम लोग, है ना, स्मार्ट स्टडी भाई। क्या किससे मेरे चैनल पे रहोगे तो स्मार्ट स्टडी कराऊंगा। क्या है कि क्या क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कि सब कुछ पढ़ते जा रहे हो कि जो कुछ एग्ज़ाम में आने वाला वो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। इस बार तुम लोगों की प्रायिकता भी जोड़ रखी है ना, तो ये प्रायिकता से क्वेश्चन 100% 2 से 102 क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ये प्रायिकता बहुत ईजी चैप्टर है, देख लेते हैं हम लोग। देखो तो जब एक पासा फेंका जाता है, पासा तुम लोगों ने लूडो खेला है ना, सब लोगों ने, पासा फेंकोगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, है ना, ठीक है ना। 6 नंबर में तो कुछ आ सकता है ना। ये तो हो गई तुम्हारी कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी हो गई 6, ठीक है, कुल घटनाएं 6 हो गई। अब देखो एक कंडीशन कह रही तो 3 से छोटी एक विषम संख्या, अच्छा 3 से
ये रहा 3 से छोटी, 3 से छोटी 1 बचता है, 2 बच्चा है। एक विषम संख्या कितनी है? 1 है ना, बस 1 है ना, तो 1 ही है। की प्रायिकता बतानी है तुम्हें 3 से छोटी एक विषम संख्या की, है ना। ऑप्शन में दे रखा तो तुम लोग सीधे करोगे, मैं क्या है कि अगर वैसे भी आ जाए तो उसके हिसाब से कैसे लिखोगे वो बता दे रहा हूँ। प्रायिकता को तुम लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो। प्रायिकता का सूत्र होता है कि तुम्हारे फेवर में घटना है इवेंट, मतलब हमारे पक्ष में घटना है, क्या, या हमारे अनुकूल घटना है बोल सकते हो, हमारे पक्ष में घटना है, ठीक है ना। तुम्हारे फेवर में कितनी घटना है वो रहेगा ऊपर, कुछ नहीं है प्रायिकता में, कुल घटनाएं जितनी भी कोई भी इवेंट हो रहा हो उसकी कुल घटनाएं रहेंगी नीचे बटे में, और तुम्हारे पक्ष में जो भी होंगी वो रहेंगी अंश में, ठीक है ना। यही है। अब देखो 3 से छोटी कितनी घटनाएं तुम्हारी पक्ष में कितनी है? 3 से छोटी 1 है, और वो भी विषम 1 है ना, तो 1 घटना तुम्हारे पक्ष में है, तो 1 बटा कुल घटना कितनी है? 6। इतना इजी क्वेश्चन रहता है, 1/6 ऑप्शन। हाँ ये पहला ऑप्शन है, सही हो गया। कितना आसान है कुछ इसमें। अब देखो हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। उससे पहले क्या है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और जोर लगा के शेयर कर दो सारे। आज एक भी तुम्हारा मित्र, दोस्त, बहन कोई भी बचनी नहीं चाहिए, सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, है ना, सबका भला होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या जाए। चले भाई, हाँ एक क्वेश्चन आयु से आता है तुम्हारे एग्जाम में, है ना, लॉन्ग में आता है, आयु से आता है, एक अंकों वाला क्वेश्चन रहता है लॉन्ग में, है ना, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो भाई मैं तुम लोगों को उन्नयन और अवनमन कोड वाले क्वेश्चन अलग से एक वीडियो दे चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से एक आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक अलग से दे चुका हूँ, वहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 3 लॉन्ग बनेंगे तुम्हारे, 2 लॉन्ग वहाँ से हो गए, 1 लॉन्ग यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा या अंकों से पलटना, क्योंकि अब क्या है वो वाले तुम्हारा टॉपिक हट चुका है, रैखिक युग्म बदल कर वाला, है ना, जो क्वेश्चन रहता था तुम्हारे हर साल कि रैखिक युग्म बदल कर उनको सॉल्व कीजिए समीकरण को, है ना, वो इस बार नहीं आने वाला एग्जाम में। तो तुम लोग स्मार्ट स्टडी करो भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे साथ जुड़े रहो, पिछले वाली 2 वीडियो देख लो, और ये वाला मैंने बताया ना जो वाली पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाली, और ये वाली वीडियो लॉन्ग वाले तुम्हारे 3 क्वेश्चन है 18 नंबर के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। फंसते हो ना तुम लोग, आज देखना, आज के बाद तुम नहीं फंसोगे। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र। ऑफलाइन वाले सारे साथ जानते हैं, हम बता रखे हैं उन लोगों को, तो 400-500 साल पहले ही बता दिए थे हम, क्या कि वो अगर हम बोलते हैं ना कि मैंने 400 साल पहले बताया तो वो खुद बोल देते हैं कि सर हाँ जो पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या पूछा गया है? दोनों की वर्तमान, किसकी? पिता की और पुत्र की, ठीक है ना। हाँ तो क्या करते हैं, जो पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं, मान के होगा यहाँ पर सॉल्व। तो मान लेते हैं, माना, चलो पिता की मानोगे पहले, तो पिता की मान लो। पिता की उम्र नहीं वर्तमान उम्र जो भी रहेगी, क्या वर्तमान उम्र मानेंगे हम लोग, ठीक है। वर्तमान उम्र, वर्तमान ही पूछिए, वर्तमान x वर्ष, ठीक है। और पिता की मान ली तो पुत्र की भी मान लो, पुत्र की वर्तमान उम्र हमने मान लेते हैं y है, ठीक है। अब देखो कंडीशन जो दे रखी होगी, ये मान पहला काम हो गया, जो पूछा रहेगा उसको मान लेंगे। दूसरा काम हमारा ये रहेगा, समीकरण देखेंगे कैसे कैसे करने। फर्स्ट कंडीशन या हिंदी में लिख सकते हो क्या, पहली फर्स्ट शर्तानुसार, ठीक है। पहली शर्त हमारी कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, मतलब ये कह रहा है पिता की जो उम्र है, मतलब x जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, मतलब ये 7 गुना बड़ा है। पापा वैसे ही हमेशा बड़ा होते हैं, पापा यार पापा होते हैं, ठीक है ना, पापा तो हमेशा बड़े रहेंगे, तो मतलब पापा बेटे से 7 गुने बड़े हैं। लेकिन हम कह रहे हैं
कि बेटा पढ़ लिख के आ गया, क्या बाप से भी ऊपर चला गया, तरक्की कर ले गया, बाप से भी ऊपर चला गया। तो हम क्या बराबर नहीं, यहाँ पर बराबर करते हैं इन लोगों को। हमें अगर बराबर करना होगा, ये अभी क्या है 7 गुना है इसका, हम कह रहे हैं हमें इनको बराबर करना है, तो इसको 7 गुना देना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा ना। इसके पास 7 गुना है, ये 7 गुना है, ये 7 गुना कम है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें 7 की गुणा कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। इसको दे दो अभी क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर। अब देखो सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है, उस पर चलते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होगी हमारी, समीकरण 1 बन गया। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष पहले, पूर्व या 2 वर्ष पहले, पीछे जाओगे मतलब 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, पिता की उम्र क्या रही होगी। अगर अभी x है, जैसे तुम्हारी अभी उम्र कितनी होगी, 10th में हो अगर, 16 या 17, चलो 17 मान लेते हैं, तो 17 है, तो 2 साल पहले क्या रही होगी, 15, मतलब 17 से 2 कम किया। अभी पिता की उम्र कितनी है, x, तो 2 साल पहले क्या करोगे, x माइनस 2 वर्ष होगी। ठीक है, ऐसे ही पुत्र की आयु क्या रही होगी, y माइनस 2 रही होगी। ठीक है ना। ठीक, तो अब देखो, ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुना। अभी 2 वर्ष पहले हमने उम्र वो निकाली है, ठीक है। तो 13 कौन, अभी पापा हमेशा बड़े रहेंगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ तुम, पापा पापा हैं, ठीक है ना। तो अभी ये क्या थे, 13 गुने थे ना, पापा से बड़े नहीं हो सकते तुम लोग, सोच लो कि हम बड़े हो जाएं, कभी नहीं होंगे, ठीक है ना, हमेशा बड़े रहेंगे। तो 13 गुनी थी, तो 13 गुनी कौन, हाँ पिताजी हैं। तो क्या है, इनको हम कह रहे हैं बराबर करना है, मान लेते हैं बराबर, मैथ में यही तो कंसेप्ट है कि हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, है ना, कुछ भी सही है। तो 13 गुना इनको बराबर करने के लिए 13 गुना इसको गुणा कर दिया, बराबर हो गया। तो इसको बस सॉल्व कर लो, x माइनस 2 बराबर, ये 13 गुणा करोगे 13y माइनस 13 दूना 26, कैलकुलेशन करो इधर ले आओ, है ना। तो x माइनस का 13y आ जाएगा इधर, माइनस का 2 है और प्लस का हो जाएगा 26 बराबर 0। तो x माइनस 13y प्लस का 26 है, प्लस माइनस का 2 है, तो प्लस का 24 इक्वल टू 0। समीकरण 1 से मान रख दो, सीधा सीधा यहीं आंसर नहीं आ जाएगा। समीकरण 1 से x बराबर कितना रख दो, 7y यहाँ रख लो, x की जगह पर रख दो 7y, माइनस का 13y प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो माइनस का 6y ज़्यादा है, प्लस का 24 बराबर 0। अब देखो 24 6y उधर ले जाओ तो प्लस का आ जाएगा, इधर 24 प्लस का रह जाएगा, तो 6 चौका 24, y बराबर तुम्हारा आ गया 4 वर्ष, ठीक है ना। अब y बराबर 4 आ गया, तो कहाँ रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का भी मान आ जाएगा। तो x बराबर 7, y है ना, y का मान कितना आया 4, 7 चौका 28, ठीक है ना। x का मान आ गया 28, y का मान आ गया, लिख देना, लिखना जरूर, आंसर लास्ट में आता है। पिता की वर्तमान आयु, तब जाके नंबर सही मिलेंगे। ये एक्स वाई निकाल दो, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। जो कम से कम पूछा है वो तो पता कर, लिखो, लिख के आओ ना आंसर। वर्तमान की आयु एक्स मानी थी तो 28 वर्ष हो गई है ना, वर्ष में होगी। और पुत्र की वर्तमान आयु तुम्हारी हो जाएगी, क्या मानी थी, बाई मानी थी, तो 4 आ गई, देख लो भाई 4 वर्ष। ये तुम्हारे आंसर हो गए, बिल्कुल सिंपल है ना, कर ले जाओगे तुम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलो भाई, हाँ अंकों वाला क्वेश्चन आ गए हैं। नहीं, ये बोर्ड का चहेता क्वेश्चन है, ये तुम लोग करके जाना इस बार। मुझे तो लग रहा है कि यही कुछ, उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है ना। देखो तुम लोगों के सिलेबस में वो आता था जो रैखिक युग्माला, वो हट गया है ना। तो ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं कि अंकों से तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 2 अंकों की एक संख्या में, ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, मतलब अंक जोड़े उन दोनों को तो क्या आएगा, 12 आएगा। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18, मतलब अगर उनके स्थान बदल दिए जाएं तो उनके प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 आ देगा। ठीक है भाई, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या को मानना तुम लोगों को आ गया, तो काम हो जाए। बनाना मतलब मान तो लोगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। अब तुमने देखो इकाई का अंक मान लिया, मान लो x मान लिया, ठीक, और दहाई का अंक मान लिया y, ठीक है। अब संख्या क्या होगी, अभी वैसे तो मेरा बहुत वो रहता है, लंबी क्लास हो जाएगी ज़्यादा, चलते बताते हैं। तब वह
थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा सा याद कर लो तुम लोग चाहें तो। दहाई के अंक में क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं और प्लस इकाई का अंक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वह संख्या तुम्हारी हो जाएगी, दहाई का अंक तुमने क्या माना बाई, तो 10 बाई 10 का गुणा कर दिया बाई में, और क्या कर देंगे, ये जोड़ देंगे एक्स, इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो 10 बाई प्लस एक्स वह संख्या बन गई तुम्हारी। अब संख्या तुम्हारी ये है, ठीक है ना। अगर नहीं मानते तुम लोग देखो, जैसे हमने मान लिया कोई संख्या 25 है, ठीक है। अब तुम्हें पता है इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है, तो 2 में करेंगे, दहाई के अंक में करेंगे 10 की गुणा तो हो जाएगा 20, ठीक है ना। और 5 जोड़ देंगे, 20 प्लस 5 तभी तो 25 आएगा, है ना। ऐसे ही नहीं 2 और 5 लिख देंगे, ऐसा ही नहीं कि एक्स और वाई आ गया तो एक्स वाई संख्या हो जाएगी ना। तो इस तरह से रखेंगे, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे इसको, मान लीजिए ये संख्या होगी। अब तो मैं जो दे रखा है उसका प्रथम षष्ठ शर्तानुसार क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन तुम्हारी यही कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, मतलब अंकों का इनको जोड़ते हैं एक्स और वाई को तो आ जाता है तुम्हारा 12, ठीक है। समीकरण नंबर ये तुम्हारा हो गया 1। अच्छा ठीक है, दूसरा देखते हैं, अंकों के स्थान बदलने पर। हाँ भाई, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं भाई। सेकंड कंडीशन तुम्हारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंकों के स्थान खुद देखो। अच्छा, अंकों के स्थान बदलने का मतलब एक्स यहाँ पे आ जाएगा, वाई वहाँ पे आ जाएगा, संख्या भी यहाँ पर भी हो जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इसको ध्यान थोड़ा दिमाग लगाओ, तो वो संख्या हो जाएगी 10 वाई की जगह एक्स हो जाएगा और एक्स की जगह वाई हो जाएगी, संख्या वह हो जाएगी, ठीक है। तब वह संख्या प्राप्त संख्या, तब वह स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या तुम्हारी ये होगी, अंकों लिख दो चाहे लिखना है तो, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है ना। तो समझ में आएगा उसके भी, तो ये हो जाएगा अंकों के स्थान बदलने पर, वाई की जगह एक्स कर दिया, एक्स की जगह वाई कर दिया, ठीक है, सिंपल है। तो प्राप्त संख्या, दी गई संख्या, दी गई कौन सी संख्या, ये वाली दी गई है तुम्हें, ठीक है। दी गई संख्या तुम्हारी 10 वाई प्लस एक्स, दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब कौन अधिक है, ये जो अंकों के स्थान बदलने पर आई संख्या, ये 18 अधिक है। हम कह रहे हैं इनको बराबर करना है भैया, ठीक है ना। ये 18 अधिक है तो हम इनको 18 रुपये दे, ऐसे समझ लो कि इनके पास 18 रुपये ज़्यादा हैं, इनके पास 18 रुपये कम है, तो क्या करेंगे, बराबर करने, या तो इनसे 18 रुपये छीन लो या तो इनको दे दो 18 रुपये। चलो मैं तो क्या हूँ, ज्ञान देने वाला हूँ, तो मैं तो इनको दे देता हूँ 18, ठीक है ना। तो 18 रुपये दे दिया, तुम लोग यहाँ से छीन भी सकते हो, ठीक है ना, तुम्हें ज्ञान चाहिए तो छीन लेना। 18 अधिक है, मजाक था, ये सब चलता रहता है। 18 अधिक हमने बराबर करने के लिए क्या 18 जोड़ दिया, बस इनको थोड़ा क्या है सेंटीमेंट कर लो, वाई आ जाएगा इक्वल टू 10 वाई प्लस का एक्स प्लस का 18, इसको थोड़ा इधर एक्स इधर ले जाओ, वाई इधर ले आओ, समीकरण 1 बनी रखा है 10x माइनस का x प्लस का y और माइनस का 10 वाई आ जाएगा इधर इक्वल टू 18, 10x से 1x घटाएंगे तो 9x बचेगा, माइनस का बचेगा 9 वाई इक्वल टू 18, या 9 से क्या कर दो भाग दे दो, तो ये बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। वेरी सिंपल है, समीकरण बन गए। इनको सॉल्व करना तुम्हें अच्छी तरह आता है, एक बार क्या कर दो इसको जोड़ दो, बस कट जाएगा वाई से वाई, है ना, तुम्हें दिख रहा है ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देंगे, चलो समीकरण भी लगे हाथ हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, जोड़ोगे तो वाई से वाई कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, 12 और 2 14, 2 सत्ते 14, x बराबर तुम्हारा आ गया 7, ठीक है ना। x का मान आ गया 7। अब चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। समीकरण 1 से तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्वेश्चन हो जाएगा x का मान आ गया 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 12, इधर ये माइनस में हो जाएगा 7, तो y बराबर 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5। y का मान आ गया, x का मान आ गया, तुमसे क्या पूछा, वह संख्या, अतः वह संख्या क्या थी 10 वाई, मतलब वाई की जगह कितना रखोगे 5 प्लस एक्स कितना है 7, 10 पंजे 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा 57 होगी तुम्हारी संख्या हो जाएगा। अब चाहो तो कि तुमने आंसर सही किया है कि नहीं किया है
वो भी चेक कर सकते हो। जैसे 57 आया, कंडीशन क्या कह रहा था कि उनको का योगफल 12 है, इनको जोड़ के देखो ज़रा, 7 5 12 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। इनका अंक बदल के देख लो क्या है, इनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलोगे तो ये खुद सोचो 75 नहीं आ जाएगा, 7 आगे इधर आ जाएगा, 5 इधर आएगा। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 देगा, तो घटा के देख लो 18 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो तुमने बिल्कुल आंसर सही है। 15 से 7 गया 8, बिल्कुल सही है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोग एक बार बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी रही। देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया ना लॉन्ग वाले, ये यहीं से आने वाले हैं, इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे लगा डालो, और जो नहीं आता है इसको लगता है कि और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वो कमेंट करके बता दे हमें, है ना, कि हमें सर इस टॉपिक पे समझ में प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट करिएगा ज़रूर और लाइक ज़रूर करिएगा। देखो हमने क्या किया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का तुम्हें पहले दे दिया है ना, लॉन्ग वाले क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे दिया, और उनको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला दे दिया है ना, एक सांख्यिकी का भी दे दिया तुम्हें, है ना। सांख्यिकी का एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन 10 नंबर का वहाँ से रहता है। तो सारा क्या है कि मेरी ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है, 10th की 4 से 5 वीडियो होंगी, तुम लोग कम से कम 2 या 3 बार देख लोगे, नंबर तुम्हारे 90+ कहीं नहीं गए, है ना, आने वाले हैं। तो एक बार तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और जो भी तुम्हें समस्याएं हैं कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पे भी क्लास दे देंगे तुम लोगों को जो भी लगता है ना। और एग्ज़ाम के लिए तुम लोगों को बहुत सारी मेरी तरफ से विशेष बेस्ट वाली है ना, वो अच्छे से पेपर करके आइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करिए, शेयर करते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।